हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए टेस्ट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 5, ये टेस्ट नंबर 5 है 2023-05। और इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को शायद 15 मार्च तक PDF प्रोवाइड कर दी ना, 15 मार्च तक। 16 से 31 मार्च की PDF आपको 31 मार्च को मिल जाएगी। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे कंप्लीट होगी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और जितनी भी PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हैं अगस्त 2022 से अभी 15 मार्च 2023 तक, वो सारा रिवाइज करते रहें, रिवाइज कर लीजिए। और इसके साथ साथ घटना सार भी पढ़ते रहिए। आप लोग कमेंट्स में घटना सार के बारे में पूछ रहे थे कि पिछली बार हम लोगों ने इसकी सिनॉप्सिस की थी, है ना, सिनॉप्सिस मैंने तैयार कराई थी आप लोगों को। तो इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंप्लीट करा दूँ आपको एग्ज़ाम से पहले। लेकिन आप लोगों से बहुत बड़ा मेरा निवेदन है कि मेन सोर्स जो आपकी तैयारी का है वो आप खुद को बना के रखें। आप अपनी तैयारी में किसी और पे डिपेंड मत रहिए, या फिर मुझ पे डिपेंड मत रहिए, या फिर किसी और यूट्यूबर पे डिपेंड मत रहिए। आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट जाइए, मार्केट से घटना सार लाइए, या फिर जो भी सोर्स से आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं उसको करते रहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं सुबह शाम 2-4 मिनट का वीडियो बनाऊँ और बढ़िया सी थंबनेल लगाऊँ और इसमें लिख दूँ कि 20+ क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएंगे, या फिर 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो आप सफिशिएंट मैच्योर हैं। और अंतिम सत्य यही है कि आपको कोई मैगजीन एनुअली, या फिर वो घटना सार हो, या फिर वो घटना चक्र, आई दृष्टि हो, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 बार रीडिंग आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 80% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ठीक कर सकते हैं, 85 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स आप खुद को रखिए, बाकी हम लोग जो हैं वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आपके असिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं बस। आइए यहाँ पे टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? ओपन कंपटीशन कब आया था? इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट के बारे में जानते हैं, ये हर 20-20 साल पे अपडेट हुआ करते थे। और ओपन कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे ये भी व्यवस्था की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट में कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश या फिर वर्ण के आधार पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ खास बातें हैं 1833 के बारे में जो हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ते रहते हैं। वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? बेंटिक थे, क्योंकि बेंटिक का समय था ना 1833। इनको हम लोग किसके साथ पढ़ते हैं? राजा राम मोहन राय साहब के साथ पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना। इनकी तो 1833 में मृत्यु ही हो जाती है, और बेंटिक का जो समय रहता है वो 1828 से लेके 1835 तक रहता है। तो इन्हीं का टाइम फ्रेम था ये। और इसी एक्ट के तहत मैकाले को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैकाले कौन था? ये कानूनी सदस्य था। कानूनी सदस्य को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था मैकाले। और इस एक्ट की विशेषता क्या थी कि कंपनी के जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी या फिर व्यापारिक कार्य थे, इनको ख़त्म कर दिया गया था। अब कंपनी को क्या करना था? कंपनी सिर्फ और सिर्फ अब एक राजनीतिक बॉडी बन के रह गई थी। प्रशासनिक कार्य करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। आफ्टर 1833 व्यापारिक कार्य सारे खत्म कर दिए गए, यानी अभी कमर्शियल बॉडी ना रह के पॉलिटिकल बॉडी हो गई। कर लेंगे? चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में भी पूछता रहता है ये सब क्वेश्चन। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है भारत के संदर्भ में, संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या है? देखिए यहाँ पे सक्रिय लिखा है ना, तो ये जो सक्रिय लिखा है, सक्रिय किसको बताया जा रहा है? जुडिशियल बॉडी को बताया जा रहा है। और जुडिशियल बॉडी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। भारत में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी क्या है? ये पार्लियामेंट है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी संसद है, पार्लियामेंट है। और अगर हर एक विधायी कार्यों पर जुडिशियल बॉडीज़ का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन रहे तो इस चीज़ को बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। जैसे पार्लियामेंट के माध्यम से कोई एक्ट बना, अधिनियम बना, और उस अधिनियम की कोई एक धारा ऐसी है जो असंगत है संविधान के, जो असंगत है फंडामेंटल राइट के, तो फिर जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी ये वाला जो पॉइंट था, जो असंगत था कॉन्स्टिट्यूशन के, जो असंगत था फंडामेंटल राइट के, इस पॉइंट को, इस प्रोविज़न को नल एंड वॉइड कर देगी। ये बात समझ में आती है? आर्टिकल 13 याद आ रहा? आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में यही न्यायिक सक्रियता की बात की गई है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है न्यायिक सक्रियता का। और अगर
ग्रास रूट लेवल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा, मच्छरों का प्रकोप है, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव वाला काम कौन करता है? नगर निगम करती है, या फिर नगर पालिका करती है, या फिर नगर परिषद करती है। लेकिन इन सभी संस्थाओं के जो मुखिया हैं, चीफ हैं, ये इन सब काम करने के लिए एक्टिव ही नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट को यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा। हाई कोर्ट आदेश पारित करेगा इनके मुखियाओं को कि भैया जल्दी से छिड़काव कीजिए, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि छिड़काव का काम है नगर निगम का, नगर पालिका का, और उनके मुखिया एक्टिव नहीं है ये काम करने के लिए। एक्टिव कौन हो रहा है? एक्टिव जुडिशल बॉडी हो रही है। जुडिशल बॉडी को कहना पड़ रहा है कि भैया ऐसा काम कीजिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है न्यायिक सक्रियता का। अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे समझ में क्या आया है कि देखिए, जो भी सरकारी संस्था हैं वो भी सोशल जस्टिस के लिए काम करती हैं, और जुडिशल बॉडी भी सोशल जस्टिस के लिए काम करती ही हैं। उनका तो ये फंक्शन ही है, काम ही है। लेकिन यहाँ पे छिड़काव करना प्राइमरीली वर्क किसका था? प्राइमरीली फंक्शन किसका था? इन बॉडीज़ का, नगर निगम का, पालिकाओं का, परिषदों का। लेकिन यहाँ पे सोशल जस्टिस का काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हाई कोर्ट्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये जुडिशल एक्टिविज्म के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिखा है, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, ऐसे तमाम एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें अक्सर आर्टिकल रहता है कार्यपालिका बनाम जुडिशरी, है ना। तो ये आर्टिकल लिखा ही गया है इसी बात पर, न्यायिक सक्रियता को लेकर। क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि इंडियन जुडिशरी जो है, भारतीय न्यायपालिका जो है, वो कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है इसमें हस्तक्षेप करती है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि कार्यपालिका भी हस्तक्षेप करती है जुडिशरी के कार्य क्षेत्र में। तो एक तरह से ये न्यायिक सक्रियता को ही शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यायपालिका जब सरकार का काम करने लगती है तो फिर सरकार को दिक्कत होती है। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बताइए। ये तो आसान है। राष्ट्रपति साहब किसमें पढ़ते हैं? आर्टिकल 52 में पढ़ते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पार्ट नंबर 5 पढ़ते हो ना, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ठीक है, 52 में यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, 53 सब क्लॉज 1 और 53 सब क्लॉज 2। 53 सब क्लॉज 1 में क्या है? यहाँ पे लिखा है कि कार्यकारी शक्ति जो है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, वो निहित होगी प्रेसिडेंट में। ये बात 53 सब क्लॉज 1 बोल रहा है। और 53 सब क्लॉज 2 में लिखा है सुप्रीम कमांडर। तीनों आर्म फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट साहब होता है। ठीक है। और 54 में बात की गई है इलेक्शन की। 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, और किसी भी व्यक्ति की जो एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट बनने की, ये सारी बातें किस में लिखी हैं? आर्टिकल 58 में लिखी हैं। ठीक है। जैसे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की? सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो है कि वो भारत में जन्मा हो, है ना। विदेशी कोई भी विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसे लोकसभा का जो सांसद है, सांसद बनने की एलिजिबिलिटी उसके पास हो। आपको ये कन्फ्यूज कैसे करेगा राज्यसभा लिख के? तो राज्यसभा की एलिजिबिलिटी नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा के सांसद बनने की एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सांसद यानी लोकसभा का जो सदस्य है वो सांसद ही है, और राज्यसभा का जो मेंबर है वो भी सांसद ही है, क्योंकि दोनों को ही एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा होता है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। ये गलत लिखा हुआ है, ये बात लिखी है 58 में। ठीक है, 58 में। दूसरी बात लिखी है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया, किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। और ये इम्पीचमेंट महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 और 72, ये हम लोग 2 एक साथ पढ़ते हैं। 61 में इम्पीचमेंट है और 72 में पार्डनिंग पावर है, क्षमादान की जो शक्तियाँ होती हैं वो सब है। यहाँ पे सही पूछा था तो केवल 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा पढ़िए। किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया? ये बहुत अच्छा इनोवेशन है ना।
नाली का पानी जो है वो अब इरिगेशन में यूज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो नाली का पानी है इसको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। तो ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा, उसके बाद इरिगेशन पर्पज़ से यूज किया जाएगा। ये बात कही गई थी 3 सितंबर 2022 को, 3 सितंबर 2022 को। ये फैक्ट बहुत कठिन है याद रखना, लेकिन रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो पर्पज़ है वो भी बहुत इनोवेटिव है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की? ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी यानी दास प्रथा जो होती है, ये कौन संस्था करेगी? ILO करेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2021 में जो एस्टीमेट था इसका आधुनिक गुलामी का, आधुनिक दासत्व का, ये 50 मिलियन बताते हैं। 50 मिलियन यानी एक जीरो हटा दीजिए तो करोड़ बन जाता है। 5 करोड़ लोग दास प्रथा से ग्रस्त थे, आधुनिक गुलामी से ग्रस्त थे। तो ये मोटा मोटा फैक्ट याद रखना, 5 करोड़। हो सकता पूछ ले स्टेटमेंट में, यहाँ नहीं पूछेगा तो ये सब फैक्ट जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, निबंध में काम आते हैं, है ना, ऐसे में काम आते हैं। चलिए इसका हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे? ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। 6वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं 141, 42, 44 और 145, इसके आसपास का कोई आर्टिकल याद आ रहा है? इसके आसपास का आर्टिकल है 143। और 143 में क्या है? 143 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है ना, कंसल्ट कर सकता है। किस तरह का कंसल्टेशन? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात है तो वो क्वेश्चन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ओपिनियन पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया आपकी क्या राय है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी राय दी जाएगी प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो इस राय को माने या फिर ना माने। ये 143 में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के क्षेत्र में जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो सिविल मैटर की हो या फिर जुडिशल मैटर की हो, सभी बॉडीज़ सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए कार्य करेंगे। ये बात कही गई है आर्टिकल 144 में। इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये 143 देख लीजिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब यहाँ पे 144 देखिए। 144 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 144 में लिखा हुआ है सिविल एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एड लिखा है ना, सहायता के लिए। तो ये बात कही गई है 144 में। क्लियर? चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 7वां प्रश्न कीजिए। यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताइए, चुनावी बॉन्ड के बारे में। सबसे कॉमन बात क्या पढ़ते हैं हम लोग? इनको इशू करने का राइट एक ही बैंक के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये हम लोग जानते हैं। तो एक पॉइंट तो ज़रूर लिखा होगा ये, लेकिन इतना ईजी पॉइंट इन्होंने नहीं दिया है, बदकिस्मती हम लोगों की। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि इशू करने का जो राइट दिया गया है वो SBI को दिया गया है। और इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करना। लेकिन अब फंडिंग होगी बॉन्ड्स के द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा। जैसे आपको किसी पार्टी को फंड देना है, पैसा देना है, तो आप सबसे पहले SBI जाएंगे। जितना भी पैसा यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, ऐसे करके। तो उतने रुपये का सबसे पहले चुनावी बॉन्ड इशू करेगा SBI, फिर आप उसको इनकैश करा सकते हैं, भुना सकते हैं। पहली बात लिखिए, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या फिर निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड रेज करना है तो फंड रेज तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से होगा। लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, ये बात ध्यान रखना है, पिछले
लोकसभा चुनाव में, ना कि राज्यसभा चुनाव में। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर 1% वोट उस पार्टी को मिले हों तब ये एलिजिबल है रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो राज्यसभा लिखा हुआ है, यही आपसे वो जानना चाह रहे थे। राज्यसभा नहीं है, यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए। दूसरी बात गलत हो जाएगी, केवल एक सही है। चलिए 8वां देखिए, यहाँ पे सदस्य और संबंधित विभाग पोर्टफोलियो जो है इससे मिलाइए। यहाँ पे सबसे पावरफुल आपको पोर्टफोलियो कौन सा दिख रहा है, विभाग कौन सा दिख रहा है, वित्त, फाइनेंस। और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको बनाया गया था, लियाकत अली खान को। सी का 4 लगा दीजिए, सी का 4, बी ऑप्शन सही है। राजेंद्र प्रसाद साहब हम लोग जानते हैं, इनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। जग जीवन राम ये लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री। और सी राजगोपालाचारी, इनको कौन सा यहाँ पे मिला था, शिक्षा और कला। ठीक है, शिक्षा कला, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, किन दो मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में 35 प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। इनको तो पहले समझना पड़ेगा ये है क्या भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पे मंगल ग्रह की बात की ना, मंगल ग्रह के वातावरण में एक अलग तरीके की यहाँ पे आकृति देखी गई है, एक डिफरेंट फॉर्मेशन देखा गया है। इसी फॉर्मेशन को ये बोल रहे हैं प्रोटॉन अरोरा। प्रोटॉन अरोरा थ्योरी बोलती है कि जो सोलर विंड मंगल ग्रह के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और किस तरीके से प्रभावित करती है, ये थ्योरी बोलती है कि सोलर विंड जब हाई होती है तो मंगल का जो वातावरण है ये अलग तरीके से व्यवहार करता है। और जैसे ही सोलर विंड कम रहती है, यानी स्पीड कम रहती है सोलर विंड की, तो मंगल ग्रह का जो वातावरण है अल्ट्रा वायलेट रेस को या फिर पराबैंगनी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये दो बातें यहाँ पे थी। कुल मिला के यहाँ पे सोलर विंड का और मंगल का जो एटमॉस्फेयर है, इन दोनों में इंटरेक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, और ये बात किसने पता की, किसने फाइंड आउट की, ये बात पता की है अमीरात मंगल मिशन ने और यूएसए का माविन मिशन ने। तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अनाउंसमेंट अभी की गई है कुछ दिन पहले, 2022 में, सितंबर मंथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का बाजरा प्रोडक्शन में। और अगर परसेंटेज में इसका हिस्सा पूछें तो उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है बाजरा के प्रोडक्शन में वो है लगभग 20%। ये 20% आपको याद रखना है। एग्जैक्ट फिगर जो है डेटा में वो है 19.69%। 19.69%, ये मोटा मोटा याद रखें, 20%। और बाजरा से हम लोग को क्या याद आ रहा, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। बाजरा को कदन्न भी बोला जाता है, कदन्न। 11वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र, 2 साल 11 महीने, और ये पूछ रहे हैं कि संविधान कितने दिनों में बना था, तो हम लोग यहाँ पे 2, 11, 18 पढ़ते हैं ना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटल सेशन कितने हुए, 11 सेशन हुए, वो उन्होंने क्वेश्चन में बता ही दिया है, 11 सेशन हुए थे। यानी इन लगभग 3 साल में, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल हो गया, 3 साल में 11 सेशन हुए। और ये सेशन चलते थे, महीने चलते थे, जिसमें से हम लोग पहली बैठक यानी जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था वो 9 दिसंबर पढ़ते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। और जो सबसे अंतिम सेशन था, 11वां सेशन था, ये कब शुरू हुआ था, 11 जनवरी 1950। ये आप 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 जोड़ेंगे ना तो यही टाइम आ जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए 12वां देखिए, 12वां यहाँ पे पूछा गया है, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 155। ये तो बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, याद रखना है। 155 से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। और राज्यपाल के बारे में क्या है, राज्यपाल के बारे में ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं स्टेट लेवल पर, संवैधानिक प्रमुख। जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं। और इन्हीं को प्रेसिडेंट का एजेंट भी बोला जाता है, प्रेसिडेंट का एजेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट की नियुक्ति हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 52 में। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। आर्टिकल 52 में मतलब लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर राज्यपाल की एलिजिबिलिटी देखिए, उसको 35 साल का होना चाहिए, पहली बात तो।
ये 25 साल से काम नहीं चलेगा। इतनी नई उम्र में राज्यपाल थोड़ी ना बन जाएगा। पहली बात गलत है। दूसरी बात है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के चीफ जो हैं वो एक राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। एक राज्यपाल का जो कार्यभार है वो 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा राज्यों के लिए हो सकता है, 3 राज्यों के लिए भी हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर सही है। और ये व्यवस्था कब की गई थी? ये व्यवस्था की गई थी 1956 में। 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कौन से नंबर का? 7वां संवैधानिक संशोधन जो था 1956 वाला, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि एक इंसान को यानी एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 13वां में क्या है, और यहाँ पे ऑप्शंस इतने ईजी हैं कि आप आराम से कर लेंगे। सबसे लेटेस्ट जो थे रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। अब तो कौन हो गई हैं? अब तो द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं। सबसे पुराने जो राष्ट्रपति हैं इनका समय था 1967 से 1969, 2 साल। उसके बाद के आर नारायण 1997 से 2002। इनके जस्ट बाद कलाम साहब आ गए थे 2002 से 2007। और सबसे रिसेंट में ये रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग क्या बन रही है? सबसे पहले ही आ जाएंगे, फिर तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, 13-24 हो जाएगा। ठीक है, 13-24 पहला ही ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में पूछा गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी कौन है? लाभार्थी या फिर बेनिफिशरीज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं ये लाभार्थी हैं। अभी इसमें 2022 में एक अमेंडमेंट किया गया है, उसी के चलते क्वेश्चन पूछा गया। और अमेंडमेंट क्या है? यहाँ पे अधिकतम आय सीमा की जो शर्त थी इसको हटा दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है। कंडीशन एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख हो या फिर 12 लाख हो या फिर 20 लाख हो, लेकिन अगर वो अनुसूचित जाति का है तो लाभार्थी तो होगा, लेकिन जिस इंसान की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक की होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये चेंज हो गया अभी 2022 में। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी। 15 है, निम्नलिखित में से किसने 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? इसको हम लोगों ने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है और वहाँ पे सीखा था कि ये जो पुरस्कार है ये 4 लोगों को दिया गया, और ये 4 लोग आपको यहाँ पे नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। शुरुआत के जो 3 हैं, सोथियारा छिम, तदासी हटोरी और बर्नाडेट मैड्रिड, ये तीनों का प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, पेशा डॉक्टर है। ये भी पूछा जा सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने डॉक्टर को मिला है। बाकी ये जो चौथा नाम लिखा है गैरी बेंचेगिव, ये फिल्म निर्माता हैं, जिसमें से सोथियारा छिम ये कंबोडिया से हैं, तदासी हटोरी ये जापान से हैं, और बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस से हैं, और गैरी बेंचेगिव ये इंडोनेशिया से हैं। यहाँ पे नाम सिर्फ हमें बी ऑप्शन में तदासी हटोरी जापान दिख रहा है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 कीजिए। 16 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। एक बिल्कुल बेसिक बात समझिए आप, हर एक डिपार्टमेंट के 2 मुखिया होते हैं, एक पॉलिटिकल चीफ होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है। जैसे बिल्कुल गांव लेवल से शुरुआत करें तो हम एक ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत में पॉलिटिकल हेड कौन सा है? पॉलिटिकल हेड ग्राम प्रधान है ना। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ बोलें, प्रशासनिक मुखिया जो होता है वो कौन होता है? उसे BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो पॉलिटिकल मुखिया होते हैं ये इलेक्शन से आते हैं, और प्रशासनिक मुखिया जो होते हैं ये सिलेक्शन से आते हैं, सिलेक्शन से यानी एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। और जो इंसान सिलेक्शन से आ रहा है, एग्ज़ाम के थ्रू आ रहा है, उसे स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बोलते हैं, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के वो मेंबर होते हैं। जबकि ये जो इलेक्शन से आते हैं इनका सीन तो आप जानते हैं, इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, तो ये नॉन परमानेंट है, ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य इनको बोला जाता है। समझ में आ रहा? तो अस्थायी रहेंगे ना, और जो सिलेक्शन से आ रहा है, एग्ज़ाम से आ रहा है, वो स्थायी रहेगा, 60 साल तक तो नौकरी करेगा ना, 60 के बाद रिटायर होगा। अभी आपने पंचायत का एग्जाम्पल देखा था, ब्लॉक लेवल पर देख लीजिए। ब्लॉक लेवल पर जो राजनीतिक मुखिया होता है वो क्या होता है? उसे ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, है ना, उसे ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। और जो प्रशासनिक मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं?
PCS का फॉर्म भरते हैं हम लोग, ये पोस्ट होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। तो ये BDO स्थायी हो गया और ब्लॉक प्रमुख अस्थायी हो गए। इसी तरह आप हर लेवल पर समझ सकते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर सीधा समझिए, सेंट्रल लेवल पर पॉलिटिकल चीफ कौन है? PM साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्रशासनिक मुखिया कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। देश का अगर सबसे बड़ा प्रशासनिक मुखिया की बात करें तो वो कौन होता है? उसे कैबिनेट सचिव बोला जाता है। स्टेट लेवल पर बात करें तो यहाँ पर CM देखते हैं, और जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? उसे चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, प्रमुख सचिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग बेसिक बातें सीख रहे थे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अंग कौन सा है? शुरुआत से चलो, ग्राम प्रधान हो गया, सबसे पहले प्रधान हो गया, लेवल बढ़ाते जाओ, फिर ब्लॉक प्रमुख हो गया, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख हो गया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और आगे जाइए, और आगे जाइए तो MLA मिल जाएगा, और आगे जाइए तो MP मिल जाएगा, और आगे जाइए तो आपको PM साहब मिल जाएंगे। मतलब जिनका इलेक्शन हो रहा है, जिनका चुनाव हो रहा है, ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग हैं। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जिला कलेक्टर लिखा है, DM लिखा है, तो DM तो एग्ज़ाम देता है UPSC का, तो ये तो सिलेक्शन से आ रहा है, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यपालिका का सदस्य है। दूसरी बात लिखिए, गृह मंत्रालय के सचिव, ये भी IAS ही होते हैं। चीफ जो होते हैं, यानी जो सीनियर हो जाते हैं, वो सचिव बन जाते हैं, तो ये भी सिलेक्शन से आ रहा है, ये राजनीतिक कार्यपालिका सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन में लिखा है पुलिस महानिदेशक, ये IPS होता है, ये भी UPSC देता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे, जिला कलेक्टर लिखा, गृह मंत्रालय का सचिव लिखा है, पुलिस महानिदेशक यानी DGP, ये DGP है ना, राज्य स्टेट लेवल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, ये तीनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग नहीं है, ये प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग हैं और स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। जबकि ये जो तीसरा ऑप्शन लिखा है गृह मंत्री, ये तो नेताजी हैं, इसलिए अस्थायी हैं और राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी C ऑप्शन, ठीक है, C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 17 देखिए। 17 में पूछा है संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 368। ये पार्ट कौन सा है? पार्ट हम लोग 20 पढ़ते हैं। पार्ट 20 में अमेंडमेंट करने की शक्ति दी गई है संसद को। D ऑप्शन यहाँ पर सही है। 18 में पूछा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंस जैसे ही आता है तो हम लोगों को पटेल साहब याद आते हैं, सरदार पटेल साहब। और जिस समिति में संघ लगा रहता है तो संघ से हम लोग लिंक लगाते हैं JL नेहरू साहब। जैसे संघ के नाम से हम लोग 2 समितियां पढ़ते हैं, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इन दोनों के ही जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 19वां विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, पहली हैं, इम्पोर्टेंट है, और महिला हैं तो डबल स्टार है। इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। D ऑप्शन। ये चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन हुआ है लीमा में। लीमा कहाँ की कैपिटल है? पेरू की। पेरू किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में किस तरफ है पेरू? वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में। यहाँ पे इसी के नाम से एक करंट बहती है, उसका नाम क्या है? पेरुवियन करंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट करंट। एक ऐसी करंट है, ये कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है? ये कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट। और कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है वहाँ पे अटाकामा एक डेजर्ट है ना, इसी का फॉर्मेशन हुआ है, अटाकामा डेजर्ट। इसलिए अटाकामा डेजर्ट एग्जाम्पल किसका है? हॉट डेजर्ट का, ठीक है, हॉट डेजर्ट का। चलिए 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? इत्र फेस्टिवल, उत्तर प्रदेश भी इत्र के लिए बड़ा फेमस है। कौन सा जिला, जल्दी से बताइए? कन्नौज का जो इत्र है, ये तो अब देश दुनिया में इसकी सेल हो रही है, बिक रहा है। और इस फेस्टिवल को होस्ट करने का जो निर्णय लिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, यूपी का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको होस्ट कहाँ पे किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में होस्ट किया जाएगा। 21 देखिए यहाँ पे संविधान का भाग और सब्जेक्ट मैटर।
जल्दी से मिलाइए, आसान सा क्वेश्चन है। भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं 5 से 11। इसके बाद पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट का है, फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। वैसे आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट तो नहीं है, यहाँ पे स्टेट की परिभाषा दी है, स्टेट की परिभाषा। 13 में भी फंडामेंटल राइट नहीं है, यहाँ पे जुडिशल रिव्यू की बात की गई है। ओरिजिनल जो राइट्स हैं वो 14 से शुरू हैं। इन दोनों सही मैच हैं। सी ऑप्शन में है पार्ट नंबर 9, ये पंचायत, बिल्कुल करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्ट 9 के साथ हम लोग पार्ट 9A पढ़ते हैं और 9B भी पढ़ते हैं। पार्ट 9A में क्या है, यहाँ पे नगर की सरकार है, और पार्ट 9B में यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सहकारी समितियाँ। तो यहाँ पे 3 तो सही मैच है, यही गलत होगा, डी ऑप्शन। भाग यहाँ पे 15 ये बता रहा है राजभाषा का, जबकि पार्ट 15 होता है इलेक्शन का, ठीक है, इलेक्शन का, निर्वाचन का होता है। राजभाषा का जो पार्ट है वो है 18, पार्ट नंबर 18, डी करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, तो ये बात तो महागलत लिखी है। न्यायिक कार्यपालिका थोड़ी ना यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, ये तो मुख्यमंत्री, सीएम क्या होता है, सीएम या फिर पीएम, इनको वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। और वहीं हम लोग अगर गवर्नर की बात करें या फिर प्रेसिडेंट की बात करें, इनको नाम मात्र की कार्यपालिका बोला जाता है। एक सामान्य बात बोली जाती है ना, डीएम, सीएम और पीएम, ये तीन ही राजा होते हैं, इनके अलावा कोई राजा नहीं। पहली बात गलत है। यहाँ पे कारण में देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है, ये बात तो 164 में लिखी है। आर्टिकल 164 में क्या होता है, सीएम की नियुक्ति होती है, ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता, सॉरी राज्यपाल करते हैं। और बाकी जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं स्टेट लेवल पर, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन सीएम की सलाह पर। वही सीन सेंट्रल लेवल पर भी होता है। तो यहाँ पे कारण सही है, ये गलत है। 23 देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। प्रेसिडेंट जैसे ही यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को 61 और 72 याद आता है ना। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, और 72 में पार्डनिंग पावर होती हैं, क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। बाकी 52, 53, 54 ये सब हम लोग जानते हैं। 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में 2 क्लॉज पढ़ते हैं। सब क्लॉज 1 में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में रहते हैं, और सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कमांडर, तीनों आर्म फोर्सेस के जो कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं। 54 में क्या है, यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर है। चलिए यहाँ पे पहली बात पढ़िए, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात प्रूफ कैसे करोगे, अभी पढ़ा ना, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, लिखा हुआ है। दूसरी बात है, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है, ये बात भी ठीक है। तीसरा है, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, अध्यादेश जारी करता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, ये तो विधायी शक्ति है ना, कार्यकारी शक्ति थोड़ी ना है। ये कार्यकारी जो शब्द है उन्होंने लिख दिया, ये गलत है, तीसरा पॉइंट गलत हो गया। दूसरी बात है, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2, तीनों आर्म फोर्सेस के जो मुखिया होते हैं वही होते हैं। लेकिन ये जो शक्ति है नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ये उनकी कूटनीतिक शक्ति नहीं होती है, ये उनकी डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है, ये उनकी सैन्य शक्ति होती है, ठीक है, सैन्य शक्ति होती है। तो यहाँ पे शब्दों पर ध्यान देना, तीसरा और चौथा गलत है, केवल 1 और 2 सही है। 24 देखिए, 24 में हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र यानी प्लांट डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले इस फैक्ट को जानिए, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, क्वेश्चन बिल्कुल आना रहता है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन हुआ 2022 का। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर मिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी का स्थान पहला है, ठीक। यहाँ पे जो घोषणा की गई है डेयरी संयंत्र खोलने की, इनकी संख्या है 9 डेयरी प्लांट्स खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, होस्ट किसने किया इस सम्मेलन को। देखिए, होम्योपैथी के सम्मान में ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किया गया, इसको होस्ट किया
2 महीने, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 26 देखिए, क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्रीय कार्य योजना जिसे NAPCC बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? कई बार हम लोग इसको पढ़े हैं, 8 मिशन इसमें शामिल है। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा तो 8 देख लेना। इस क्वेश्चन को UP PCS एक बार पूछ भी चुका है, क्योंकि ये जो योजना है, ये जो एक्शन प्लान है, ये आज का तो है नहीं, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, इसको भी ध्यान रखना। इन 8 में जल मिशन शामिल है, सौर मिशन शामिल है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है, लेकिन ये जो कोस्टल मिशन लिखा हुआ है, नेशनल कोस्टल मिशन, ये इन 8 का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इमेज में देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना। 27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में यहाँ पे बताइए। इस आयोग के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। मैचिंग में आपको मिल जाएगा, कई बार दिख जाएगा। 1993 में इस कमीशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि अध्यक्ष और जो उनके सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किनके साथ करते हैं, किस समिति की सिफारिशों पर करते हैं? उस समिति में 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, 6 सदस्य। PM है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, और होम मिनिस्टर हैं। कितने लोग हो गए? 1 2 3, ये 4, और राज्यसभा के विपक्ष नेता 5 हो जाएंगे, और होम मिनिस्टर 6, ये 6 लोग हो गए। इन 6 लोगों की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है NHRC कमीशन की। दूसरी बात लिखी है इन्होंने, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं। दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, और इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं उसका चरित्र न्यायिक होता है। दोनों बातें सही हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ा के रखा है पहले। ये सेमी जुडिशल बॉडीज़ क्या होती हैं, जुडिशल बॉडीज़ क्या होती हैं, इन दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 28 में है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएँ अमेरिकी संविधान से ली गई हैं? अमेरिका में क्या है? रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन से हम लोग क्या रखते हैं याद? फंडामेंटल राइट याद रखते हैं ना, राइट याद रखते हैं। और जो हमारे आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? जुडिशल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, ये भी USA से लिया गया है। तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा भी दिख रही है हमें, और मौलिक अधिकार भी दिख रहे हैं, तो 1 और 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ड्यूटी को हम लोग कैसे याद रखते हैं? रसिया में कौन सी रिवर है? डॉन है ना, डॉन रिवर है, तो ये D और D ऐसे याद रखते हैं। तमाम कोडिंग होती हैं, आप लोगों के पास भी कुछ और कोडिंग होगी, तो यहाँ पे मैं रूल्स लिख दे रहा हूँ। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ है, ये जापान से लिया गया है, ठीक है, ये जापान से लिया गया। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, जो USA से हम लोगों ने लिया। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला UNESCO ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है? इसको हम लोगों ने करंट अफेयर्स की PDF में कवर किया है। 3 शहरों को चुना गया, नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल, जिसमें से नीलाम्बूर और जो त्रिशूर है ये केरल के शहर हैं, और वारंगल इसके बारे में तो जानते हैं, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो नीलाम्बूर यहाँ पे दिख रहा है, और वारंगल भी दिख रहा है, त्रिशूर भी दिख रहा है, वाराणसी नहीं है, ठीक है। 134 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो UNESCO का लर्निंग सिटीज़ का ग्लोबल नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इन 3 शहरों को चुना गया। 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, पहली बात याद रखना है। इसका उद्घाटन किया जाएगा, किस बांध पर किया जाएगा? इस डैम का नाम है रेहंद डैम, और ये किस रिवर पर है? रिवर सोन नदी पर है। और इस प्लांट की कैपेसिटी रहेगी 150 मेगावाट। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, चूँकि उत्तर प्रदेश का है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे, तो ये भी वो पूछेगा कैपेसिटी कितनी है, 150 मेगावाट की। ठीक है, कीजिए, इतना कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।